दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। मोहन पुरस्कार की राशि से खरीदा हुआ सामान लेकर शाम होते होते घर पहुंचा। इस समय पारो गाय का दूध निकाल रही थी जबकि रिया बैलों को चारा डाल रहा था। मोहन ने देखा तो चुपके से सामान लेकर अंदर घुस गया। अब तक पारो दूध निकाल कर आ चुकी थी। वह छप्पर में खूंटी पर दूध की बाल्टी टांग रही थी कि मोहन ने उसे आकर शॉल दिया और मैं नया साल देखा तो खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने झुर्रीदार गालों से मुस्कुराई और उसने खुश होते हुए पूछा, अरे कहाँ से लाया तू ये शॉल? मेरे लिए कमली? कहीं से नहीं अम्मा, तू ओढ़ ले। अरे नहीं, फिर भी बता तो सही, पैसे कहाँ से लाया तू? अम्मा कॉलेज के मास्टर साहब ने दिए। मैंने वहाँ अच्छी बातें सुनाई इसलिए मुझे इनाम के पैसे मिले, उसी से मैंने सामान खरीदा। इतना कहकर मोहन ने जेब से बचे हुए पैसे निकाले और पारो के हाथ पर रख दिए। पारो ने पैसे देखे तो और भी खुश हुई, लेकिन थैले की तरफ उंगली करते हुए बोली, इसमें क्या है? अम्मा, इसमें बापू और चाचा के लिए जूती है। देखो ना, ठंड के कारण उनके पैर कितने खराब हो गए हैं। न कहकर मोहन ने थैले से जूती निकाली। अब तक हरिया भी बैलों को चारा डालकर आ चुका था। उसने जूती देखी तो बिना किसी विलंब के उतावला होकर पूछा, अरे जूती किसकी है? ये तुम्हारी है और ये तुम्हारे गणेशी की। पारो ने झट से मोहन से पहले ही उत्तर दिया। हरिया ने जूती को देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसने जूती उठाई और पुराने कपड़े से अपने मलिन हाथों को पूछते हुए उनमें ऐसे पैर डाला मानो रामचंद्र जी के खड़ाऊ पहन रहा हो, और पहनकर ऐसी एडिया दबाते हुए चला मानो पूरे गांव की सरपंची उसे ही मिलने वाली हो। मैं जूती पहनकर कुछ दूर चला और फिर चारपाई पर बैठते हुए मोहन से बोला, जाओ गणेशी को भी बुला कर ला, वह अपनी जूती पहनेगा तो खुश हो जाएगा। मोहन ने बापू का आदेश सुना तो तुरंत गणेशी को बुलाने के लिए चल दिया। गणेश के घर पहुंचा तो देखा गणेश चारा काट रहा था। वह मशीन चला रहा था और बिंदिया उसमें चारा लगा रही थी। गणेश ने मोहन को देखा तो चारा काटना बंद कर दिया। मोहन ने भी आगे बढ़कर चरण छुए, जिसके बदले गणेशी ने उसे अपनी करुण आंखों से उसका गाल थपथपाते हुए आशीर्वाद दिया। इतनी प्रस्तावना होने के बाद मोहन ने अपना संदेश सुना। बोला, चाचा बापू ने बुलाया है। गणेशी ने बुला सुना तो अपनी आवाज से इशारा करते हुए समझा कि थोड़ा चारा काटने के बाद आऊंगा। लेकिन मोहन ने फिर लोभ देकर कहा, चाचा मैं तुम्हारे लिए शहर से जूती लेकर आया हूँ, जाकर पहन कर देख लो, पसंद है या नहीं। अब तक इस चारे को मैं काट देता हूँ। गणेश ने जूती का जिक्र सुना तो मुँह पर खुशी की रेखा खिंच गई। बेचारा को ठंड में ठिठुरते सारी सर्दी बीत गई थी। उसने अपने ठंडे से फटे पैरों की तरफ एक बार देखा और फिर अपने सर की पगड़ी को ठीक करते हुए हरिया के घर की तरफ ऐसे दौड़ा मानो उसे जूती नहीं कोई कुबेर का खजाना मिल गया हो। गणेश चला जा रहा था तो बिंदु ने मुड़कर मोहन की तरफ देखा। मोहन ने पूछा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, और फिर तुम्हारी तरफ से तो मैं हमेशा ही अच्छी रहती हूँ। बिंदिया ने बात को शिकवे की तरफ खींचते हुए कहा। मोहन ने फौरन विषय बदला और जेब से कंगन निकालते हुए बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इतना कहकर मोहन ने कागज में लिपटे कंगन को खोला और बिंदिया को दिखाया। उसने
मोहन के हाथ से कंगन देखा तो पहनने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मोहन ने उसकी कलाई को पकड़ा और कंगन को उसके हाथ में पहना दिया। कंगन को देखा तो ऐसा लगा मानो कोई दिखाई न देने वाला धागा उसे मोहन के साथ बांधे जा रहा हो। हाथों में पहना कंगन को देर तक अपनी प्यासी आंखों से देखा और फिर कुछ सोचते हुए उदासी हो गई। मोहन ने विद्या की हालत देखी तो मानो कुछ समझ में न आया। सोचा कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, अरे तुम उदास क्यों हो रही हो? आखिर क्या हुआ? मुझे कुछ बताओ तो सही। मोहन के सवाल पर विद्या कुछ न बोली और चारपाई पर बैठने के लिए जाने लगी। लेकिन जो ही विद्या जाने लगी मोहन ने उसे रोका। एक कदम पीछे हटा और उसने अपना दाहिना हाथ विद्या को रोकने के लिए ऊपर उठाया तो उसका अंगूठा मशीन की धार से टकरा गया। अंगूठे के टकराते ही मोहन के होठों से दर्द की सिसकी निकल गई और अंगूठे से खून बहना शुरू हो गया। विद्या ने जब मोहन के होठों की सिसकी सुनी तो देखा तो मोहन के अंगूठे से खून बह रहा था। घाव इतना गहरा न था लेकिन फिर भी विद्या ने आव देखा न था और मोहन के अंगूठे को अपने होठों में दबा लिया। मोहन ने विद्या का व्यवहार देखा तो उससे रहा न गया और जोर से हंसी आ गई। विद्या ने मोहन को उपहास करते देखा तो शर्म जलन के भरे दिल से पीछे मुड़ी और उसने गोबर के सूखे उपले अपने हाथों में उठा लिए। हंसते हुए मोहन ने विद्या के हाथ में उपले देखे तो सिर पर पैर रखकर घर की तरफ भागा। विद्या ने शिकार को भागते देखा तो उस पर उपलों से प्रहार किया। उसने कितने उपले मोहन के ऊपर बरसाए, जिनमें से कुछ जमीन से टकराए तो कुछ मोहन की टांगों से। मोहन विद्या के प्रहारों से बचता हुआ दरवाजे से बाहर भाग गया। मोहन घर पहुंचा तो देखा कि हरिया और गणेश ही रेडियो को हाथ में उठाए ऐसे देख रहे थे मानो कोई जादू का पिटारा हो। वह ये तो जानते थे कि रेडियो है लेकिन ये न जानते थे कि यह चलती कैसे है। मोहन ने हरिया और गणेश की रेडियो में उलझा पाया तो उसने हरिया के हाथ में रेडियो लेकर चालू कर दी, जिसे सुनकर हरिया और गणेश झूम उठे। 50-55 की जोड़ी को इस तरह नाचते देखा तो हंसते हंसते शर्म से मुंह ढक लेती है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।